गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जिसके अंतर्गत आज का जो क्लास रहेगा वो आपका हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग, जिसको कहते हैं एचसीपी शॉर्ट फॉर्म में, उस पर आधारित रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ठोस में दोष कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से दोष होते हैं जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। डिफेक्ट इन सॉलिड आज का क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, जो जिसमें बेसिकली स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग साटकी, फ्रैंकेल, एफ केंद्रक, ये सब नाम आएगा, जिसका डेफिनेशन दो दो नंबर में पूछा जाता है, इनमें अंतर पूछा जाता है। तो पिछले क्लास में जो हमने अभी तक जो पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था एसएससी के बारे में, सरल घनीय एकक कोशिका, बीसीसी के बारे में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो ये तीनों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें जेड का वैल्यू पढ़ा था, परमाणुओं की संख्या प्रति एकक कोशिका में, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, उसका समन्वय संख्या कितना होता है, ये हमने सीखा था। फिर पैकिंग फ्रैक्शन सीखा था, त्रिज्या में रिलेशन सीखा था, है ना, और कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया था। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, याद कर लीजिएगा। ये तीन दिख रहे होंगे, ये तीन नहीं है, बेसिकली 6 हुआ करते थे, जिसमें से तीन और हम अपने मन से बोले थे, इसको जोड़कर बताए थे, एक और तीन। एक होगा क्या, HCP नाम होगा, एक और होगा क्या, NaCl होगा, और एक और होगा क्या, CaCl होगा। तो आप समझ सकते हैं ये टोटल 6 है। फिलहाल तीन हमने पढ़ाया था, तीन आपने याद किया था, लेकिन तीन के साथ साथ आप 6 भी याद कर सकते हैं, 6 का भी। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो जैसे हमने बताया था, सबसे पहले आता है एसएससी के बारे में। तो एसएससी जो कहता है, ये इसके अंदर जो होता है केवल कोना पर परमाणु होता है। बीसीसी में कोना के अलावा एक केंद्र पे परमाणु होता है घन के, और एफसीसी मैंने फलक वाला होता था, तो कोना के अलावा फलक पे यानी दीवार पे परमाणु होते थे। इसमें जेड का मान आपको बता चुके हैं, 12, 46, 41, याद होगा ना। जेड का फॉर्मूला कितना बताए थे, तो आप याद रखिएगा 12, 46 और 41, जिसमें सबसे पहले होता है जेड, बीसी एसएससी का 1 होता है, बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का 4 हो जाता है, और आगे चलकर हम लोग एचसीपी, NaCl और CaCl देखेंगे तो उनका ये 6, 4 और 1 हो जाता है। इसके बाद परमाणु की त्रिज्या में हम रिलेशन बताए थे कि R बराबर होता है A/2 होता है, इसमें होता है √3/2A होता है, और इसमें होता है √2/4A होता है, और कहीं कहीं ये लिखा रहता है A बट्टे क्या लिखाएगा, 2√2। ये इसको √2 से जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यही आंसर आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और आगे भी आपको A/2 उस तरह से आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिएगा, π/6, ये भी पूछा जाता है, और 52%, 52.4 होता था। और इसका बीसीसी का होता है √3/8, याद रखिएगा √3/8, और तब क्या होता है, पाई होता है, और इसका होता है पाई, और बट्टा में होता है 3√2 होता है। परसेंटेज भी याद रखिएगा आप, कितना, 52, 68 और 74, 74। कोऑर्डिनेशन नंबर का याद कीजिए, हमने बताया हुआ था कि 68, फिर 2 बार 12, 12, फिर 68 याद कर लीजिएगा। तो इसमें 6, 8, 12, 12, 6, 8 इस तरह से आएगा। पहला होगा एसएससी का, दूसरा होगा बीसीसी का, 12 हो जाएगा एफसीसी का, एचसीपी का, और NaCl और CaCl का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपसे पूछा नहीं जाता है कि कौन सा ठोस किस का उदाहरण किस में आएगा, ये नहीं पूछा जाता है, रेयर केस में इसको याद कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली पिछले क्लास में हमने जो बताया था उसका ये रिवीजन था। आज हम लोग शुरू करेंगे हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग के नाम से जाना जाता है, जिसका हेक्सागोनल का H आएगा, क्लोजेस का C आएगा, और P का मतलब होता है पैकिंग होता है, ठीक है। षटकोणीय निविड संकुलन संरचना, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं षटकोणीय निविड संकुलन संरचना। कैसा होता है ये एकक कोशिका, इसकी आप चित्र में भी देख सकते हैं, अलग से भी आपको बनाकर बताएंगे, क्योंकि ये 3D चित्र जो दिख रहा है ये आप इस तरह से नहीं बना पाइएगा जिस तरह से ये चित्र दिख रहा है। तो बनाएंगे कैसे उसको आप सीख लीजिए।
तो दो पैरेलल लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे बराबर इस तरीका से, ठीक है। एक बीच में यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, इनको आपस में इस तरीका से मिला दीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, ये जितने भी कोना कोना बच रहा है, जैसे ये ऊपर वाला जो तो कोना है उसको नीचे ले आइए, फिर ऊपर वाला कोना को नीचे ले आइए, ठीक है, इनको मिला दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ ये कोना और ये कोना को नीचे ले आइए, थोड़ा सा नीचे ले आइए, इसको भी नीचे ले आइए इस तरीका से, इनको भी मिला दीजिए। फिर ये जो कोना दिख रहा है इसको बीच में लाकर छोड़ दीजिए, ये जो कोना दिख रहा है इसको बीच में लाके छोड़ दीजिए और इनको भी आपस में इस तरीका से मिला दीजिए। तो ये जो संरचना आपको दिख रहा है ये हेक्सागोनल का हो गया। अब इसमें होता क्या है ना कि जो कोना ऊपर में देखिएगा, जो षटकोण दिख रहा है इस तरीका से, इसमें 6 कोना है, कितना है 6। तो 6 कोना पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक पर क्या करेंगे, परमाणु बिठाएंगे, कोना कोना पर क्या होगा, 6 परमाणु ऊपर हो जाएगा एक दूसरे से टच करता हुआ, ठीक है। तो 6 ऊपर में कोना है और 6 नीचे में है, देखिए नीचे है, तो यहाँ भी एक षटकोण है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आपका एक षटकोण है और इस पे भी 6 कोना है, तो 6 कोना पर 6 परमाणु कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और बीच में जो दिख रहा है यहाँ पर एक परमाणु और होगा, बीच में एक परमाणु हो गया, ये 2 परत हो गया, ठीक है। एक परत ये ऊपर वाला हुआ जिसमें 6 कोना था और बीच में एक परमाणु था फलक के केंद्र में, नीचे में भी एक षटकोण है तो 6 परमाणु, बीच में एक परमाणु, और दोनों को जब ऐसे सटाएंगे ना तो यहाँ 3 परमाणु इस तरीका से सटा हुआ रहेगा और इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 2 लेयर हो रहा है, एक ये ऊपरी लेयर हो रहा है, इसका नाम हम ए दे देते हैं। फिर बीच में 3 एटम का आएगा तो इसको हम बी कह देते हैं। फिर नीचे एक और लेयर आ रहा है, इसको हम ए देंगे, क्यों, क्योंकि ये उसी के तरह है जैसे ऊपर दिख रहा है। तो ये ए बी आगे चलकर अगर बनाना चाहे तो यहाँ 3 एटम होगा, जो ये दिख रहा है 3 एटम। फिर उसके नीचे बनाएंगे तो 6 एटम आएगा। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जब किसी षटकोण के प्रत्येक 6 कोण पर और बीच फलक पर एक परमाणु और 2 षटकोण के बीच में 3 परमाणु को जब सैंडविच किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो जो साइड बाय साइड काटने के बाद जो संरचना प्राप्त होगी उसी को हम क्या कहते हैं, HCP के नाम से जानते हैं। HCP का डायग्राम ये है, लेकिन ये बनाना मुश्किल है, इसीलिए हमने आपको ये बताया। आ रहा है समझ में कैसे बनाया हमने, षटकोण 2 को बनाइएगा, उसको आपस में मिलाइएगा और परमाणु बिठाइएगा। अब इसमें परमाणु हम बिठाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम परमाणु बिठाने की बात करें तो कैसे बिठाएंगे परमाणु, तो कोना कोना पर क्या करेंगे, इस तरीका से परमाणु 6, ये एक्चुअली में सब एक दूसरे को टच करता है, मेरे बनाए गए डायग्राम में टच करता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद रखिए हमने अलग से बनाकर बताया था कि कैसे टच करता है। तो 6 ऊपर बना देंगे, 6 नीचे कोना कोना पर बिठा देंगे, 6 को कोण होता है षटकोण का और एक बीच में दे देंगे, और 3 परमाणु कहाँ रहेगा, बीच में, ये सटा हुआ रहेगा एक दूसरे से। तो ये आप देख सकते हैं षटकोण का क्या है, ये चित्र है। अब इसमें हम बात करें कि इसके अंदर आप लेयर का बात करें, हमने बताया कि ये पहला वाला जो ऊपरी लेयर हुआ 6 परमाणु का, बीच में एक, फिर बीच में 3 परमाणु, फिर 6 परमाणु, बीच में एक परमाणु। तो ये जो लेयर ए है, फिर बी है, फिर लेयर ए है, इस तरीका से इसकी सजावट जो होती है, आपसे पूछा जाएगा कि HCP की जो सजावट की परत होती है वो कैसा होता है, तो ए बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस में क्या हुआ करता था, परमाणुओं की सजावट एक निश्चित क्रम में हुआ करता था, हमें क्रम पता था कि आगे क्या होने वाला है, उसी तर्ज पे हमें पता है कि पहला लेयर ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीका से आएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि FCC, याद रखिएगा FCC को हम CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो संरचना हुआ करता था वो ABC, फिर ABC, उसमें 3-3 लेयर अलग अलग हुआ करते थे। और अगर SCC के बाद BCC की बात करें, BCC, तो इसमें आता है A, फिर क्या आ जाएगा B, फिर क्या आ जाएगा AB करके आएगा इसमें। और SSC की बात करें तो उसमें A टाइप का ही सिर्फ रहता है उसमें सजावट। तो ये सजावट से रिलेटेड आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली परत हुआ,
फिर दूसरी परत हुआ, दूसरी परत, तीसरी परत। तो पहली और तीसरी के बीच में 3 परमाणुओं का एक परत आता है जो इसके बीच में दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही लिखा है 6 कोने पे परमाणु प्लस एक फलक पे परमाणु होता है। 3 पूर्ण परमाणु जो यूनिट सेल के अंदर स्थित है और 6 कोने के परमाणु प्लस एक फलक केंद्रित परमाणु, फलक माने दीवार पर बीच में होता है। अब इसको काटेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया कोना का परमाणु, ये हो गया फलक केंद्रित हो गया दीवार पर, और ये बीच का परमाणु हो गया, कलर से भी आप देख सकते हैं। अब इसको काटा गया है, कोना पर कितने अंश मौजूद रहते हैं। याद कीजिए जब हम घन बनाए थे तो घन के कोना पर आपको बताए थे कितना आया था, 1/8 हिस्सा आया था। किसी भी घन के कोने पर जब परमाणु को सजाया जाएगा तो साइड बाई साइड काटने पर तो उसमें जो हिस्सा बचता था वो कितना था, 1/8 था। और फलक पर 1/2, केंद्र पर पूरा का पूरा परमाणु। अब यहां भी कोना पर रहने वाले परमाणु हम देख रहे हैं, कोना पे कितने परमाणु रहेंगे, उसकी कितनी हिस्सा होगी, इस बात को समझते हैं। तो गोल सा कोना पे रखा गया है। ठीक है, तो पहले तो उसको आधा कर दिया जाएगा, तो पूरा सा हिस्सा रहता है कोना पर, इसको आधा कर दिया जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 होगा। अब एक हिस्सा हम लेकर आते हैं इस तरीका से, ये कितना हिस्सा हो गया, 1/2, एक काट का हटा दिए। अब ऊपर से जब देखिएगा तो ये गोल इस तरह से दिखेगा, तरबूज का गोल ऊपर से दिखता है, आधा कटा हुआ रहेगा। साइड से देखेंगे तो ऐसा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा। अब इसको 3 बराबर हिस्सा में काटा जाएगा, कितना, 3 बराबर हिस्सा में काटा जाएगा। ये ऊपर से हम दिखा रहे हैं साइडवेज, अगर कोना कोना काटे तो इस तरीका से तीन हिस्सा कटेगा। ठीक है, ये 3 हिस्सा, ये नहीं रहेगा लाइन, 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 3 हिस्सा में काटा गया। पहले था कितना, 1/2, उसको कितना हिस्सा किया गया, 3। तो बट्टा का बट्टा नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6। याद रखिएगा कोना पर षटकोण का HCP की बात करें तो कोना पर कितना हिस्सा बचा रहता है, योगदान 1/6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कितने कोने होते हैं, तो ऊपर में 6 कोना, नीचे में 6 कोना होता है। ठीक है, फलक की अगर बात करें तो कहीं भी फलक पे अगर परमाणु रहेगा तो कितना रहेगा, आधा हिस्सा पूरा बचा हुआ रहता है। और बीच में, केंद्र में, अंदर में अगर बात करें तो पूरा का पूरा परमाणु बचा हुआ रहता है। याद रखिएगा HCP के अंदर 3 प्रकार के एटम की सजावट होती थी, एक कोना पर, फिर उसके फलक के बीच में, और बीच के अंदर 2 फलकों के बीच में 3 परमाणु दबे हुए रहते थे। कोना पर हिस्सेदारी कितना हो गया, 1/6 हो गया। फलक पर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और बीच में जो 3 परमाणु दबे रहते हैं उनका प्रत्येक का कितना हिस्सा होता है, तो एक हिस्सा पूरा का पूरा बचा हुआ रहता है। ये हम HCP की बात कर रहे हैं। यही अगर आप जाकर देखिएगा किस में, क्यूबिक वाला, घन वाले में, तो कोना पर 1/8 होता है। हम काटकर बताए थे किस तरीका से आता है। अब कुल परमाणुओं की संख्या हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, जिसको हम लोग जेड कहते थे। याद होगा हम फॉर्मूला बता चुके थे, जेड बराबर कितना होता था, तो 12, 46 और क्या, 41। ये था SSC का, ये BCC का, ये FCC, ये HCP, ये NaCl और ये CSCl का था। हम बहुत ज्यादा दूर तक बता दिए थे, पहले ही क्लास में हम आपको, पहला या दूसरे क्लास में ये बता चुके थे कि ये सब आगे चलकर समझाया जाएगा कैसे होता है, बट याद तो पहले ही करा दिए थे। 12, 46, 41 ये नंबर था, याद कीजिएगा। इस चैप्टर में कुछ नंबर हम आपको दिए थे ट्रिक बनाकर, उसको याद कर लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव उसी से बन जाएगा। हालांकि अभी ये समझाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है कि किस तरह से आता है परमाणुओं की संख्या 1, 2, 4, 6, ऐसा बस डायरेक्ट पूछेगा कि HCP के अंदर कुल परमाणु यानी जेड की संख्या कितनी होती है, तो फॉर्मूला से याद कर लीजिएगा। फिर भी हम आपको बताते हैं कि कैसे ये 6 आया है। तो कोना पर हमें पता है कितने परमाणु का हिस्सा होता है, योगदान 1/6। कोना कितने होते हैं, तो 12। कैसे, 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 ऊपर कोना, नीचे 6 कोना, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। योगदान था 1/6, 12 कोना, इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी योगदान टोटल परमाणु कितना हो जाएगा,
यानी कोने की परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहिएगा सर परमाणु की संख्या हो जाएगा 2। फलक की अगर बात करें तो एक ऊपर फलक था, एक नीचे फलक था, तो एक बीच में परमाणु फलक में ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, तो फलक पर योगदान होता है 1/2 का, और टोटल फलक इसमें 2 होता है, 2 से 2 काट दीजिएगा तो कितने परमाणु आ जाएंगे? 1 परमाणु आ जाएंगे। रहा बात बीच में जो 3 परमाणु जो दबे हुए रहते थे, सैंडविच की तरह दबे हुए रहते थे, उसका जो हिस्सा होता है पूरा का पूरा योगदान होता है 3 परमाणु है, तो 3 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 परमाणु आ जाएंगे। तो अब हमें कुल परमाणु निकालना है एक एचसीपी यूनिट सेल में। तो एक एचसीपी यूनिट सेल की अगर बात करें तो इसका जेड हो जाएगा 2 + 1 + 3 मिलकर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके थे। आज आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ये आया। समझ में आ रही है बच्चे किस तरह से ये बनाया जा रहा है? ये आपका डायरेक्ट याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछेगा एचसीपी का कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, ये पूछा हुआ है। और एफसीसी, एचसीपी, एनएसीएल यही सब आपसे पूछा जाता है। अब आपको बताते हैं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। ये बहुत पहले भी बता चुके थे, एक बार और आपको ट्रिक बताते हैं। कितना था फॉर्मूला? तो कहिएगा 68, 2 बार 12 लिखिए, फिर 68 लिखिए, 68 12 12 68। ठीक है, पहला किसका था? तो एसएससी का था, फिर बीसीसी, फिर एफसीसी, फिर एचसीपी, और फिर एनएसीएल होता था। ठीक है, एचसीपी, फिर एनएसीएल, फिर सीएससीएल। ये बार बार हम लिख रहे हैं, हम आपको भी बोले थे कि बार बार आप लिखिए, पहले एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, एनएसीएल, सीएससीएल, ये 6 होते हैं। इन्हीं 6 में से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। कभी जेड पूछ लेगा, कभी पैकिंग फ्रैक्शन, कभी संकुलन क्षमता, कभी कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ भी पूछ देगा, बस इन्हीं 6 में से। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुल कितने परमाणु एक परमाणु को टच करता है, यही हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में नहीं समझ में आएगा, इसके पिछले वाले डायग्राम में हम चलते हैं। जो आपका ये जो डायग्राम था, इसमें आप समझिएगा तो जल्दी समझ में आएगा कि एक परमाणु कितने परमाणु को टच करता है। जितने परमाणु को टच करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, जैसे आपका दोस्त, आप बैठे हैं बीच में, अगल बगल में 2 दोस्त बिल्कुल सट के बैठा हुआ है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 1 और इधर 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप बीच लाइन में खड़े हैं, चारों तरफ से लोग हैं, एक आगे है, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, तो आपको 4 लड़के टच कर रहे हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एचसीपी के अंदर एक परमाणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि इस लेयर का नाम ए है, इस लेयर का नाम बी है, तो इसके ऊपर भी तो लेयर कौन सा आएगा? बी। बी मतलब ये 3 परमाणु को टच इस तरीका से होगा। ठीक है, हम बीच वाले एटम को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देख लिया आपने बीच वाले, ये जो बीच वाला परमाणु है ना, ये इन तीनों को टच करता है। ठीक है, इन तीनों को क्या करता है? टच करता है। देखिए 3 परमाणु को ऐसे रखा जाता है, यहां पर 3 परमाणु ऐसे, ये जो 3 अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं, इस तरीका से रखा गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर में एक बीच में क्या है? ये वाला एटम रख गया है। अब बीच वाला एटम जो होगा वो ऐसे होगा, देखिए ये इस तरीका से। ठीक है, तो नीचे वाला 3 एटम को ये डायरेक्ट टच कर रहा है। ठीक है, और इधर जो ये सारे एटम हैं, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने एटम को टच कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, ये तो अपने सतह में 6, नीचे वाले 3 एटम को टच करेगा तो 7 8 9, ये तो 9 गो हुआ है। अब क्या हुआ? 3 गो और घट रहा है? नहीं, देखिए 3 ऊपर दिख रहा है, ये जो लेयर बी था, इसी तरह से 3 एटम यहां पर है, ये वाला एटम, और वो तीनों को ये नीचे वाला एटम ऐसे टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा है ऐसे, ऊपर वाले को ऐसे, तो 3 यहां पर है, तो ये हो गया 10, ये 11 और ये क्या 12। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। कितना था?
कोऑर्डिनेशन नंबर 12। हमने पहले ही बताया था कि इसका ट्रिक याद रखिएगा, 68 12 12 68। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है कितना, सीधे एक परमाणु कितने परमाणु को टच करता है, 12 अन्य परमाणु को टच करता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 12। केवल इसी का नहीं याद करना है, हम 6 बता चुके हैं, 68 12 12 68। बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, कुछ नंबर टाइप का है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि इसमें इतना सारा एटम भरा हुआ है, सोचिए एक एटम कितने को टच कर रहे हैं, 12 एटम को, बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। यानी ये इस प्रकार का एक एकक कोष्टिका है जिसमें भरा हुआ परमाणुओं का भरा हुआ क्या है, बहुत ज्यादा है, 74%। हालांकि 74% FCC का भी आया था, हमने वो भी देखा था। FCC का कितना हुआ था, FCC का हुआ था आपका 74% हुआ था, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम समझ गए। अब आते हैं परमाणु की त्रिज्या और किनारे की लंबाई, है ना। हम इसका भी आपको बता चुके थे कि R का वैल्यू होता है a/2 होता है, फिर याद कीजिएगा √3/2a, फिर आएगा √2/4a आएगा, फिर आएगा a/2 आएगा। पहला हुआ था SSC, फिर था BCC, फिर था FCC, फिर था NaCl, और आगे भी इस तरीका से था NaCl का, CaCl का। हालांकि उसमें डायरेक्ट नहीं होता है, कैटायन एनायन का होता है, इसीलिए, ठीक है। ये HCP का था, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि HCP में परमाणु की त्रिज्या और जो भुजा की लंबाई है उनमें क्या संबंध है। तो R बराबर होता है a/2, है ना। डायरेक्ट याद रखिएगा, जहां R हो गया परमाणु की त्रिज्या और a क्या हो गया, वो जो आप षटकोण जो बनाए थे उसकी भुजा की लंबाई, यानी एज लेंथ। देखिए ये है, ये दिख रहा होगा आप एक को षटकोण, 6 गो कोण वाला बराबर भुजा वाला, ठीक है, हेक्साजेन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसकी भुजा कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक एक साइड इसको a मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो परमाणु दिख रहा है ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, इसकी त्रिज्या r, यहां तक हुआ r, फिर इस त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या होगा, इसका भी वैल्यू r। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जो लेंथ दिख रहा है इसमें r और r जुड़ा हुआ है, और यही तो a के बराबर है। यानी a बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस r। r प्लस r का मतलब 2r हो गया। तो r को रखेंगे तो a जाकर, r को रखेंगे तो 2 जाकर यहाँ भाग हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये हम पहले ही बता चुके थे, आप इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या कौन कौन सा, जेड का वैल्यू पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू पूछा जाता है, त्रिज्या में और भुजा में संबंध पूछा जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन, और उसके बाद घनत्व। तो ये था आपका त्रिज्या का संबंध कितना होता है। तो षटकोण के अंदर कितना होता है, HCP के अंदर R बराबर होता है a/2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। जो हम षटकोण बनाते हैं उस षटकोण की ऊंचाई कितनी होगी, क्यों, क्योंकि हमें आपको बताना है कि घनत्व कितना होता है या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। जब ये चीजें आप बनाने जाएंगे उस स्थिति में क्या होगा, आपको घनत्व आयतन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगा इसका क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका हाइट की जरूरत पड़ेगा। ये 3 डायमेंशनली चित्र है जो कि आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि कितना होता है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं कि कुल परमाणु की जो आयतन होगा वो ऊपर लिखाएगा, जो जगह है उसमें कितने परमाणु रहते हैं वो ऊपर लिखाएगा, और कुल जगह कितनी है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, आयतन की बात करें तो। और इसी के भाग देने पर जो आंसर आता है वही हमारा संकुलन क्षमता कहलाता है। परमाणु का संकुलन गुणांक या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं या पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यही चीज को आपको यहाँ पर बताया गया है।
परमाणु का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले परमाणु तो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार होता है, उसका आयतन हम बता चुके हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो परमाणु का जो आयतन होगा एटम का वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये गोला है, गोले का आयतन इतना होता है। और हमें ये भी पता है कि ये तो एक गोले का है, हेक्सागोनल के अंदर कितने होते हैं गोला, तो कहिएगा सर कुल परमाणु की संख्या हमने पढ़ा था 1246 यानी 6 होता है, तो इसको कितना से गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी इसकी कुल आयतन कितना होगा किसका, तो इसका कुल आयतन इस आकृति का कितना होगा कुल आयतन, वही चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है ना। तो कुल आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल, आधार जो होता है एक समबाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर हेक्सागन जब बनाइएगा बराबर बराबर भुजा वाला इस तरीका से, तो ये जो आपको दिखेगा एक त्रिभुज दिखेगा और ये समकोण समबाहु त्रिभुज दिखेगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 ए भुजा का स्क्वायर होता है। चूंकि एक में 6 होता है एक फलक में, तो 6 से गुना किया गया है, ठीक है ना। तो ये आधार का क्षेत्रफल निकल गया। और ऊंचाई, ऊंचाई को c माना गया है, जिसका वैल्यू आगे लिखा हुआ है ऊंचाई का, ठीक है ना। ऊंचाई के लिए क्या लिखा गया है c लिखा गया है, और c का वैल्यू होता है जो कि यहाँ पर बनाया गया है c = c/a का रेशियो होता है √3 √8/3 होता है। ये सारा वैल्यू जब रखिएगा तो कट कर आएगा आपका कितना π/3√2 आएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है कहिएगा संकुलन क्षमता का, तो π/3√2। ये किसका हम बताए हैं HCP का, और यही होता है FCC का भी, या इसी को CCP भी बोलते हैं। ये सबके लिए यही होता है। जब इसका वैल्यू रखकर काटिएगा ना तो इसका आंसर आएगा 74% आएगा। कितना आएगा 74%, या 0 पॉइंट फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 0.74 प्रतिशत से जब 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 74% आ जाएगा। और इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जितने भी ठोस होते हैं, जितने भी संसार के ठोस होते हैं, उनमें हमने बताया था 14 प्रकार के एकक कोष्टिका होता है। कुल एकक कोष्टिका यानी सबसे जो छोटा टुकड़ा होता है वो 14 ही प्रकार का होता है। चाहे आप कोई भी धातु ले आइए, अधातु ले आइए, जो भी ठोस लेकर आइए, उन ठोस की जो आकृति होगी जो सबसे छोटे टुकड़ा का, वो 14 में से किसी एक प्रकार का होगा। और उन 14 प्रकार में से जब आप ढूंढिएगा तो 2 प्रकार के ऐसे एकक कोष्टिका मिलेंगे जिसको हम कहते हैं FCC, और एक का नाम है HCP। ये वो ठोस हैं, वो उस प्रकार के ये ठोस होंगे जो सबसे ज्यादा भरे हुए होंगे, सबसे ज्यादा उसमें परमाणुओं का घनत्व होगा, यानी वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होगा। 2 याद रखिएगा, कितना परसेंट भरा हुआ रहता है 74% भरा हुआ रहता है। खाली कितना रहता है 26% खाली रहता है। चूंकि ये परमाणु से बना होता है, परमाणु स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, तो गोल चीजों को आप ठूस ठूस के नहीं भर सकते हैं। आप समझ गए? जैसे आप फुटबॉल को, गुब्बारे को अगर रूम में भरने जाइएगा तो पूरा जगह नहीं भर पाते क्योंकि वो स्फेरिकल है, कुछ जगह खाली रह जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो भरा हुआ रहता है वो होता है FCC या HCP, इसीलिए इसको FCC को एक और नाम से जाना जाता है, CCP के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा वही बात लिखा गया है, ठोस के अंदर सबसे ज्यादा भरा हुआ FCC। खाली स्थान कितना होता है 26% होता है। अब ये जो खाली स्थान होता है ना, ये 2 प्रकार के, ऐसे 4 प्रकार के खाली स्थान होता है। सोचिए खाली स्थान को भी हम 4 प्रकार बोल रहे हैं, है ना। मतलब कहीं पे कोई चीज खाली जगह है तो हम सीधे बोल देते हैं वो तो खाली है, कुर्सी खाली है बैठ जाओ, बेंच खाली है बैठ जाओ। लेकिन खाली स्थान भी कितने प्रकार का होता है 4 प्रकार का होता है। आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार का पढ़ना है ना। एक पढ़ना है टेट्राहेड्रल और एक पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल, वो आखिरी में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। खाली स्थान के बारे में जानकारी आखिरी क्लास में दिया जाएगा, लास्ट में जब ये सब खत्म होगा तब, ठीक है ना। अब आता है अगर हम HCP और CCP या FCC की तुलना करें तो देखिए इसमें
एटम की सजावट ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसके बारे में पूछेगा? तो HCP के बारे में पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ए बी टाइप होता है, इसमें ABC करके होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए दोनों का क्या है, बराबर है। परमाणु का संख्या क्या होता है, एक में इसमें 6, इसमें ये Z का वैल्यू बताया जा रहा है, ये क्या हो गया, Z हो गया, और ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, दोनों का क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 74%। और खाली कितना हो जाएगा, तो कहिएगा खाली हो जाएगा 26%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप HCP के बारे में जानकारी हासिल किया, उसका कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब धातु हैं जो क्या होता है, जो आप कह सकते हैं HCP कैटेगरी में आता है, यानी इनकी जो संरचना होती है वो कैसा हो जाता है, HCP कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये था, हमने पढ़ लिया, कंप्लीट किया किसके किसके बारे में, तो SSC, BCC, FCC और क्या, HCP के बारे में 4 पढ़ लिया। NaCl और CaCl आखिरी में बताया जाएगा। ठीक है, अब आता है दोष। दोष का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर भी दोष होता है ना, डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपना दोष तो स्वीकार करते नहीं है, है ना, अपना कर लेते हैं, आप लोग नहीं ना करते हैं। अगर कोई दोष हो आपके अंदर, कोई बोल दे तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे कि ना ना ना, ऐसा कहाँ हो सकता है, हम तो बहुत अच्छे हैं, अपने आप को मानते हैं। ठोस भी ऐसे ही मानता है। ठोस जो कहता है कि 0 केल्विन जो होता है ना, ओके नहीं लिखा गया है ना, 0 केल्विन लिखा गया है, ओके नहीं है। तो 0 केल्विन जो ताप होता है, उस ताप पर जितने भी ठोस होते हैं वो आदर्श होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें कोई भी दोष नहीं है, किसी प्रकार का हमारे परमाणु की सजावट में गड़बड़ी नहीं है, हम क्रिस्टल ठोस हैं, हमारी परमाणु जो है एकदम अच्छी तरीका से सजा हुआ है, हम में कोई दोष ही नहीं है। जैसे हम लोग पूजा पाठ कराते हैं या कुछ इस तरह का कहीं जाते हैं तो धार्मिक स्थल पे, तो वहां जब जाके वापिस आते हैं तो अब अपने आप को मान लेते हैं कि अब हम शुद्ध हो गए हैं, अब हम में कोई कमी नहीं है, ऐसा होता है। तो ठोस भी क्या मानते हैं कि हम में कोई दोष नहीं है, वास्तव में इनमें कोई दोष होता नहीं है। दोष जो होता है वो ताप के कारण होता है। किसके कारण होता है, ताप। ताप अगर बढ़ाइएगा, ताप किसी भी ठोस का ताप बढ़ाने पर उसकी जो परमाणु की जो सजावट होती है ना, वो अजीब हो जाता है, अलग हो जाता है, बदल जाता है। परमाणु की सजावट बदल जाएगा, रैंडम ऐसे ऐसे अनिश्चित हो जाएगा, तो वो तो क्रिस्टल होगा ही नहीं, क्योंकि क्रिस्टल में तो कोई भी दोष होता ही नहीं। क्रिस्टल का मतलब सभी चीज क्या हो, अच्छी तरीका से सजा हुआ हो, है ना। आप देखेंगे कोई चीज पिघलाते हुए प्लास्टिक तो कैसे पिघल जाता है, ऐसे ऐसे करते करते पिघल जाता है। बोतल वगैरह जलाइएगा तो एकदम सीधा रहता है, उसको आग के पास ले जाएगा कैसे मुड़ जाता है। तो आग जो यानी ताप जो होता है, ये किसी भी ठोस में क्या उत्पन्न करता है, तो दोष उत्पन्न करता है। दोष का क्या मतलब होता है, जो सजावट होता है वो गड़बड़ा देता है। सजावट क्या कर देता है, गड़बड़ हो जाता है। किसकी सजावट, तो परमाणु की सजावट। क्या कहिएगा कि परमाणु की जो सजावट होती है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। और जैसी खराब हो जाएगा परमाणु की सजावट, तो हम कहेंगे कि ठोस में क्या आ जाएगा, दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे ठोस में दोष क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। हम यही सीखेंगे। हालांकि दोष अलग अलग टाइप के प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एक लाइन का एटम गायब हो जाएगा तो रेखीय दोष कहलाएगा। आया समझ में, एक लाइन से गायब हो जाए सारे एटम तो उसे बोलेंगे रेखीय दोष। नहीं पढ़ना है ये हमारे सिलेबस में नहीं, हमें पढ़ना है केवल बिंदु दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष का क्या मतलब होता है कि ढेर सारा परमाणु है, हमने ठोस को गर्म किया तो ढेर सारा परमाणु तो गायब हो, लेकिन कहीं कहीं से हो, एक कहीं से गायब हो जाए, है ना। तो कहीं एक जगह से कोई परमाणु गायब हो रहा है, दो गायब हो रहा है, तो वो कहीं से भी गायब हो रहा है तो उसे बोलेंगे बिंदु दोष। और रेखीय दोष किसे कहेंगे, एक लाइन का पूरा एटम गायब हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। हमें जो पढ़ना है आपके सिलेबस में, जो पढ़ना है 12वीं कक्षा में, वो आपको पढ़ना है बिंदु दोष के बारे में। अर्थात जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में उस ठोस के अंदर से कहीं से भी परमाणु गायब हो जाए
है ना, उसे उस तरह से उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब यहीं से सवाल आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए और अपने शब्दों में इसका क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। हालांकि हम आपको इतना अच्छा से समझा देंगे कि आपको इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो याद रहेगा, बाकी सब कहते हैं ऐसा होता है, ये होता है, वो सब लिखते रहिएगा, मेन पॉइंट आप समझ लीजिए। ठीक है ना, एक होता है स्टाइक्यूमेट्रिक दोष, दूसरा होता है नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक दोष और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, ये अशुद्धि दोष जो है आप ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अगर थोड़ा सा यहाँ जानकारी हासिल कर लेंगे तो फिजिक्स वाले क्लास में जब जाइएगा तो और आसान हो जाएगा, जहां पर आप सीखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर डोपिंग किया जाता है तो किस तरह से उसकी चालकता बढ़ जाता है। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है ना, इसकी कहानी आगे चलकर बताया जाएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है, उस पर हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग ध्यान देते हैं स्टाइक्यूमेट्रिक दोष और क्या, नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक दोष। ठीक है ना, स्टाइक्यूमेट्रिक दोष का क्या मतलब, इसके नाम को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये सूत्र का अनुपात इसमें समान रहता है, सूत्र का अनुपात बदल जाता है। क्या मतलब होता है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रासायनिक यौगिक हम लेते हैं अपने मन से, ए और बी, यानी एक यौगिक है, रासायनिक यौगिक, वो 2 प्रकार के परमाणु से मिलके बना है। एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। आया समझ में, 2 प्रकार के परमाणु से, जैसे हम H2O ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं H2O के अंदर एक H परमाणु है, मतलब 2 H परमाणु है और एक ऑक्सीजन है। ये हम एक अणु की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी ठोस के अंदर जो परमाणु है वो ए और बी 2 तरीका का परमाणु है। अब इसकी बात करते हैं, यहां जो नंबर लिखा रहता है इसको स्टाइक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, गुणनांक कहते हैं। ये जो नाम दिख रहा है ना, ये इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, 2 3 4 जो मर्जी आप लिख सकते थे, लेकिन हमने 2 लिखा, 4 लिखा, इस तरीका से x और y लिखा। तो a का कोफिशिएंट 2 हो, x हो गया, और b का कोफिशिएंट कितना हो गया, y हो गया। तो स्टैक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट समझ गए। ठीक है, हम नंबर ही लिखकर समझा देते हैं कि मान लीजिए कि ये जो नंबर दिख रहा है ये 4 है और यहां पर जो नंबर है वो 6 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ठोस है जिसके अंदर ए की संख्या हम मान लेते हैं 4 है और बी की संख्या 6 है। तो अगर हम इसका हम डायग्राम बनाएं अगर, ठीक है, तो एक ठोस के अंदर 6 परमाणु ए का और 6 परमाणु बी का, दोनों बराबर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 12 परमाणु हम बनाते हैं और इसका सूत्र आपको बताते हैं कि कितना होगा। मान लीजिए ए की संख्या 6, बी की संख्या 6, तो ये ए फिर बी फिर ए बी, इस तरीका से एटम है। ठीक है, यहाँ बी ए बी ए, फिर यहाँ पर रह जाएगा ए बी। आप समझ गए, एक ठोस है जिसके अंदर परमाणु की हम एक थोड़ा देर के लिए समझ गए कि ए की संख्या 6, बी की संख्या 6, स्टैक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट थोड़ा देर के लिए बराबर ले लिए, एक्स वाई करके ले लिए। ठीक है ना, अब ये जो है पूरी अच्छी तरीका से सजा हुआ है। ये बोलेगा हम तो एकदम बहुत अच्छे हैं, हम में कोई दोष नहीं है, हमारे में कोई कमी नहीं है। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, रुको, बस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ 2 बातें हो सकती है कि या तो एक लाइन से परमाणु गायब हो जाए, जैसे ये वाला लाइन या ये वाला लाइन एक तरह से गायब हो जाए, तो उसे रेखीय दोष कहेंगे। हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बिंदु दोष। इसका मतलब कहीं कहीं से परमाणु गायब होगा। तो मान लीजिए कि इसके अंदर से ये वाला एटम गायब हो गया, ये जो ए था ये गायब हो गया और एक ये एटम गायब हो गया। ठीक है, अब कितने बच गए, तो कहिएगा सर अब जो ए की संख्या है वो 5 है, ए की संख्या अब 5 है और बी की संख्या भी कितना है, 5 है। यहां तक समझ गए आप, हमने एक यहां का और एक बी यहां का गायब कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं से ही गायब होता है बिंदु दोष में। आया समझ में। अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों का सूत्र ध्यान से देखें, ध्यान से देखने का मतलब समझ गए ना, कि देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 बराबर है, थोड़ा देर के लिए गायब कर दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी, मतलब दोनों को बराबर है, गायब कर दिया, काट दिया, इसे समझिए। यहां भी अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 5 है, इसको भी गायब कर दिए तो कितना आ जाएगा, ए बी। क्या हम सूत्र में कोई बदलाव देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, इसका हम जो सूत्र देख रहे हैं ए बी अभी भी यही है, ए बी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने से उसकी जो सूत्र होता है वो नहीं बदलता है,
जैसे कि तैसे रह जाए। हालांकि आप कहिएगा कि सर पहले 6 6 था, अब 5 5 है, उसको थोड़ा देर के लिए हटा दें, अगर काट दें, ए का आइटम 6, बी का आइटम 6 बराबर है। उसी तरह 5 5, ए का 5, बी का 5 बराबर है। तो बराबर के सूत्र अगर हम इस तरह से लिखे अगर, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सूत्र तो बदला ही नहीं। हाँ, दोष तो उत्पन्न हुआ, एटम तो गायब हुए, लेकिन उनके गायब होने के कारण उसके रासायनिक सूत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इसको स्टाइक्यूमेट्री दोष उत्पन्न हुआ है। आया समझ में? कौन सा दोष? स्टाइक्यूमेट्री दोष, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कहिएगा सूत्र नहीं बदलता है, सूत्र का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। ऐसे दोष को हम क्या कह सकते हैं? स्टाइक्यूमेट्री दोष कहते हैं। परिभाषा खुद से भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने से सूत्र का अनुपात नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, वही रहता है, उसे स्टाइक्यूमेट्री दोष कहते हैं। नॉन स्टाइक्यूमेट्री दोष किसे कहेंगे? जिसमें बदल जाता हो, अर्थात फॉर्मूला क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि इसमें से एक ए गायब कीजिए, बी एक गायब कीजिए, तब ऐसा कंडीशन हुआ। अगली बार हम गर्म कर रहे थे तो एक तो एक गायब हुआ, लेकिन बी दो गायब हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो ए की संख्या हो जाएगा कितना, 5, और बी की संख्या हो जाएगा 4। अब ये काट नहीं सकते हैं, ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो पहले सूत्र था A6, कितना था, A6 और B6। अब जब दोष उत्पन्न हुआ, परमाणु जब गायब हुए, तो सूत्र कितना हो गया, तो BA5 और B4 बराबर है। कहेगा नहीं है सर, बराबर नहीं है। इस स्थिति को हम क्या करेंगे? इस स्थिति को हम कहेंगे नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक दोष के नाम से जानते हैं। आया समझ में यहां तक? यदि किसी दोष उत्पन्न होने के कारण से सूत्र में बदलाव नहीं होता है तो स्टाइक्यूमेट्रिक, और बदलाव हो जाता है तो नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक दोष कहलाता है। यहां तक आप याद कर लीजिएगा। इसका परिभाषा ये छोटा सा लाइन काम का है, लेकिन आप खुद लिख सकते हैं। अब अपने मन से क्या लिखेंगे? वैसा दोष जिसके कारण सूत्र यानी ठोस का सूत्र नहीं बदलता है तो उसे स्टाइक्यूमेट्री कहते हैं, और अगर बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइक्यूमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हालांकि ये रिक्तिका और अंतराकाशी का ही नाम है, साटकी और क्या, फ्रैंकलिन। भले नाम आपको शुरू में दिख रहा होगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसके बाद याद कीजिए साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष, इसका ही इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक में आएगा धातु अधिक्य और धातु न्यूनता। धातु अधिक माने धातु अधिक हो जाए, धातु न्यूनता का मतलब धातु की कमी हो जाए। ये दोष आगे चलकर पढ़ेंगे जब फॉर्मूला बदल जाएगा। और एक आएगा अशुद्धि दोष। अभी हम दो बता चुके हैं, स्टाइक्यूमेट्री फॉर्मूला नहीं बदलता है, नॉन स्टाइक्यूमेट्री फॉर्मूला बदल जाता है। अशुद्धि दोष ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, तब आगे जाकर इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके? साटकी दोष और किसके बारे में? फ्रैंकेल दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसमें धातु अधिक और धातु न्यूनतम के बारे में पहले दे दिया गया है, यहां से है साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि अशुद्धि दोष किसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि अशुद्धियां मिलाना हमारे लिए फायदेमंद होता है। प्योर चीज हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें जब कुछ मिला दिया जाता है ना तो ये हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। कैसे? ये चीज हम आज चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी फायदेमंद होता है, कभी कभी हानिकारक होता है। जैसे अगर हम मिल्क दूध ग्रहण करते हैं, खरीदते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे शुद्ध रूप में खरीदें, क्योंकि उसमें मिलावट अगर होगा तो ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन अगर वही ज्वेलरी अगर खरीदेंगे गोल्ड का, सोने का या चांदी का प्योर, तो आपको पता है ये नर्म होते हैं। शुद्ध जो सोना होता है ये नर्म होता है। अब नर्म लोग सोने का गहना बनाया जाए, है ना, चूड़ी कंगन वगैरह कुछ बनाया जाए, तो समझ रहे हैं इतना नर्म होता है कि वो मुड़ जाएगा। मतलब समझ गए, आप पहन कर उसको कहीं बैठे हैं, ऐसे हाथ रखे मुड़ गया,
तो खराब हो जाएगा वो तो उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके अंदर मिलाया जाएगा, कुछ न कुछ मिलाया जाएगा। तो गोल्ड के अंदर कुछ मिला दिया जाएगा। हमने पढ़ा था विलियन चैप्टर में, आपको बताया था कि एक ठोस विलियन के बारे में, जिसमें विलायक भी ठोस हो, विलेय भी ठोस हो। तो वहां ये एग्जाम्पल बताया था कि तांबा मिला दिया जाएगा किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, तो वो हार्ड भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर मिलावट है। कम मात्रा में मिलाया जाता है। अब उसमें भी कैटेगरी है, ज्यादा मिलाना है कि कम मिलाना है। जितना ज्यादा उसमें तांबा मिलाएंगे उसका रेट कम हो जाएगा, शुद्ध सोने का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो शुद्ध सोने का हम ज्वेलरी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, नर्म होता है, मुड़ जाएगा, फिर झगड़ा चालू हो जाएगा कि आप कैसे खरीद के लाए। मतलब शुद्ध खरीद के दे दीजिएगा ना तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, फिर अगला घर में झगड़ा चालू हो जाएगा कि आप डुप्लीकेट खरीद के ले आए हैं, बड़ा जल्दी टूट गया। तो उसमें मिलावट करके बनाना जरूरी होता है। हमने क्या बोला कि अशुद्धियां मिलाना भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। वही अशुद्धियां मिलाते हैं जब किसी शुद्ध ठोस के अंदर, जो पूर्ण रूप से क्रिस्टल था, परमाणु की सजावट बहुत अच्छा था, उसमें जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। और वो आप पढ़ेंगे साइंस के हिसाब से, जिसमें आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में दो ही प्रकार का अर्धचालक है, एक का नाम है सिलिकॉन और एक का नाम है क्या, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। मतलब चालक और अचालक के बीच की अवस्था में ये रहते हैं। कभी बोलते हैं कि है हम तो चालक है, हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, और कभी बोलते हैं कि ना ना ना, हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराएंगे, हम कुचालक है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इस तरह का चीज का। तो ये कब चालक होता है, कब कुचालक होता है, तो जब ताप बहुत ज्यादा हो, उच्च ताप हो, उस स्थिति में ये दोनों के दोनों चालक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, चालक। यानी जब इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित कराना हो, तब आपको पहले इसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, उतना ही ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा। जितना गर्म उतना विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा। तब तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पहले गर्म करना पड़ेगा, तब इसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट चालकता आ जाएगा इसके अंदर। इसलिए इससे बचने के लिए, ताप ज्यादा देने से बचने के लिए, इसके अंदर क्या मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं। ठीक है ना, क्या मिलाते हैं, अशुद्धियां। हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के पार्ट नहीं है, लेकिन अशुद्धि दोष बताने के कारण हम आपको बता रहे हैं कि इसमें त्रिसंयोजक तत्व और पंच संयोजक तत्व मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, है ना। दो प्रकार के आप क्या पढ़ते हैं इसमें, अर्धचालक पढ़ते हैं, एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक पढ़ते हैं। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजित तत्व जैसे अल्युमिनियम वगैरह मिलाते हैं तो उस स्थिति में इसका नाम होता है क्या, त्रिसंयोजक, यानी पी टाइप। और जब नाइट्रोजन वाले ग्रुप के जो तत्व हैं वो मिलाते हैं तो उसको कहते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। और आप ये सब जब मिलाकर बनाया जाता है तो छोटा छोटा मेमोरी कार्ड में, है ना, सिम कार्ड में, ये सब इसी से बना हुआ रहता है। इतना छोटा छोटा रहता है, आप देखे होंगे मेमोरी कार्ड, और उसमें इतना सारा चीज स्टोर रहता है। पहले आप देखे होंगे, आप लोग को याद होगा, सीडी आता था, एक मूवी के लिए कितना बड़ा सीडी आता था, है ना, डीवीडी बोलते थे, उसमें 4-5 मूवी रहता था। आप देखे होंगे मेमोरी कार्ड इतना छोटा होता है, उसमें पता नहीं कितना सारा मूवी आप रख सकते हैं, 128 GB, 256, इस तरह से आप देखे होंगे कितने सारे मूवी इतने छोटी सी मेमोरी कार्ड में आप रख सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ, सेमीकंडक्टर के कारण से संभव हुआ। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जब प्रयोग हुआ तो ये इसकी सिम कार्ड वगैरह में ये सब का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो अशुद्धियां जो है हमारे लिए क्या है, कभी कभी फायदेमंद होता है, वही हमने बताया। ठीक है, आगे इसके बारे में फिजिक्स में और डिटेल में आप पढ़िएगा, अशुद्धियां क्यों मिलाते हैं, जिसको डोपिंग के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में। तो अब हम लोग को पढ़ना है साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं, समझ में आया, जब किसी ठोस के अंदर से परमाणु कहीं कहीं से गायब हो जाते हैं तो उस तरह से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष का मतलब क्या बताए थे कि यदि वैसा दोष, वैसा बिंदु दोष जिसके उत्पन्न होने से फॉर्मूला में बदलाव नहीं होता है तो उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं, और फॉर्मूला में बदलाव हो जाएगा तो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। अशुद्धि दोष किसे कहते हैं कि जब शुद्ध ठोस के अंदर कुछ अन्य प्रकार के अशुद्धियां मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष के बारे में। साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। साटकी जब लिखते हैं तो यहां से आपको एक शब्द सुनने में आता है साटकी, मतलब शॉर्ट करना। क्या करना? ट्रिक बता रहे हैं, याद कीजिए। साटकी मतलब साटकी, जैसे हम आपको बोलेंगे तो आपके कानों में शॉर्ट शब्द सुनाई दे रहा है। शॉर्ट माने छोटा करना, कम करना। क्या करना? छोटा कर देना, कम कर देना। इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। साटकी, जैसे हम साटकी दोष बोले, सुने, दिखाई दे कहीं पे, तो आपके कानों तक जाना चाहिए कि साटकी के साथ साथ शॉर्ट करना। अंग्रेजी में शॉर्ट बोलते हैं, हिंदी में छोटा करना कहते हैं। उसी का मतलब कम करना कहते हैं। मतलब जब किसी ठोस के अंदर से बराबर संख्या में केटायन और एनायन गायब हो जाए, जितना प्लस गायब हो उतना माइनस गायब हो। ये सब आयनिक ठोस के अंदर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम प्लस वाला बात करें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह का बात करें, तो मान लीजिए प्लस वाला जो एटम है उसका नाम ए है, ये 10 था। माइनस वाला एटम की बात करें तो इसमें कितना था? 10 था। माइनस वाला का कितना था? 10 था। तो अगर हम दोनों की बात करें तो 10-10 एटम है। अब एक ऐसा दोष उत्पन्न हो जिसके कारण से इसमें जितना प्लस गायब हो यहां से उतना ही माइनस गायब हो। प्लस को केटायन बोलते हैं, माइनस को एनायन बोलते हैं। तो ऐसा बिंदु दोष जिसमें, अच्छा फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ये हम स्टाइक्यूमेट्री दोष पढ़ा रहे हैं। स्टाइक्यूमेट्री में क्या होता है? फॉर्मूला नहीं बदलता है। तो इस स्थिति में यदि समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाए, केटायन और एनायन गायब हो जाए, मान लीजिए कि इसमें से प्लस वाला 2 को गायब हो गया, तो ए का वैल्यू हो जाएगा कितना? 8। बी वाला भी उतना ही गायब हो जाए तो बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस वाला 8। सूत्र कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर ए 8 बी 8 मिलके कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। पहले कितना था? तो पहले ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 10 था, इसका मतलब ए बी था। बराबर है तो हटा दिए। अभी भी ए बी सूत्र है, बाद में भी ए बी सूत्र है, सूत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि बराबर संख्या में केटायन और एनायन गायब हो गया। तो वैसा बिंदु दोष जिसमें केटायन और एनायन, धन आयन और ऋण आयन, प्लस और माइनस दोनों एक साथ बराबर संख्या में ठोस से बाहर चला जाए, निकल कर भाग जाए ठोस के अंदर से, तो वैसे दोष को हम बोलते हैं साटकी दोष। अब हमने बोला साटकी माने शॉर्ट, शॉर्ट माने कम करना। तो देखिए परमाणु इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना? फ्रैंकेल का क्या मतलब होता है? फ्रैंकेल दोष को भी आपको ट्रिक से बताते हैं। फ्रैंकेल माने फ्रैंक, ऐसे समझिए, फ्रैंक। फ्रैंकेल माने फ्रैंक, फ्रैंक माने सच्चा। सच्चा मतलब जो झूठ नहीं बोलता हो। अब आप बताइए, आपके आपके घर में एक बच्चा है, एक आप है, एक पापा है, कौन ज्यादा सच्चा होगा? बच्चा होगा। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त आए या कोई पापा के दोस्त आए, है ना, संडे के दिन था, घर पे चिकन वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो पापा का दोस्त आए, कोई पापा ने क्या बना है, तो बोल रहे हैं दाल चावल सब्जी, बस यही सब है, और का नॉनवेज, नॉनवेज नहीं बना, ऐसे ही दाल चावल सब्जी। लेकिन वही अगर बच्चा से पूछेंगे तो बता देगा चिकन बना है, खाइएगा अंकल चिकन बना है, इस तरह का बात करेगा। क्योंकि उसको पता नहीं कि झूठ कैसे बोलना है, बनावटी बात क्यों बोलना है, क्यों बोलना है उसको पता ही नहीं है। तो सीधा सीधा होता है। फ्रैंकल का मतलब क्या होता है? फ्रैंक होना। फ्रैंक माने सच्चा होना। कौन सच्चा होगा? बड़ा आदमी कि छोटा आदमी? कहेगा सर छोटा बच्चा सच्चा होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है झूठ क्यों बोलना है। तो याद रखिएगा जो माइनस वाला एटम होता है ना, वो बड़ा साइज, एनायन कैसा होता है? बड़ा होता है। और केटायन कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, केटायन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। प्लस वाला छोटा होता है और माइनस वाला बड़ा, क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जब निकल जाता है तो प्लस चार्ज आता है, छोटा हो जाता है। तो केटायन की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? केटायन। ध्यान से सुनिएगा, याद करवा दे रहे हैं। फ्रैंकल में क्या होता है? फ्रैंक होना। फ्रैंक माने छोटा। छोटा कौन होता है? केटायन। केटायन अपने जगह पर न रहकर अंदर ही कहीं घूमते फिरते रहे, घर में एक जगह नहीं बैठता। कुर्सी पर बिठाइएगा तो क्या होता है? वो घूमते फिरते रहता है। क्या करता है? घूमते फिरते रहता है। तो क्या करेंगे उसको उस स्थिति में? अगर केटायन अपनी जगह पर न रहकर अंदर ही कहीं घूम फिर के चला जाए, अपनी जगह खाली कर दे, तो दोस्तों उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये अपनी एटम अपने जगह पर सजावट में नहीं है, अलग अलग हो गया। ऐसे स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं क्या? फ्रैंकेल दोष। एक ऐसा दोष जिसमें क्या होता है? छोटा धनायन होता है, ये अपनी स्थल को छोड़कर क्रिस्टल के अंतर ही अंतराकाशीय स्थान पर
अंदर ही कहीं चला जाता है, बाहर नहीं आता है, अंदर ही घूमते फिरते रहता है, लेकिन वो व्यवस्था गड़बड़ कर देता है। छोटा बच्चा लोग व्यवस्था गड़बड़ कर देता है अक्सर। शादी ब्याह में देखिएगा वो क्या करते हैं, आप अच्छा अच्छा कपड़ा पहन कर जाते हैं, वो आएगा मिट्टी लगा देगा, कभी गोद पे चढ़ जाए, कभी गिर जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर केटायन अपने जगह पर नहीं रहे, अंदर ही कहीं घूमते हुए चला जाए केटायन, तो ऐसे दोष जो उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया आज पॉइंट यानी बिंदु दोष के बारे में चर्चा किया। बिंदु दोष में साटकी दोष, फ्रैंकेल स्टाइक्यूमेट्री और नॉन स्टाइक्यूमेट्री की चर्चा किया। फिर स्टाइक्यूमेट्री में दो बताया, साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। इसको और अच्छे से बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आता है। इन दोनों का अंतर आता है कि किसे क्यों कहते हैं और इनमें क्या अंतर है, ये सारा परिभाषा वगैरह लिखा हुआ है, सब आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 2 नंबर के लिए आता है, साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष में अंतर बताइए। कौन सा ऐसा ठोस है जिसमें दोनों दोष पाया जाता है, इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा। तो ये था आपका दोष, और इसके पहले एचसीपी के बारे में बताए थे। ये चैप्टर भी अब खत्म होने वाला है, खत्म होने के कगार पर ही है, आखिरी का चल रहा है। तो नोट्स बनाते हुए चलिए आप लोग, जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम बोलते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, उसको याद कीजिए। बहुत हार्ड मत बनाइए केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री 12th का कहने के लिए केमिस्ट्री है, लेकिन अगर आप समझिएगा तो ट्रिक पर कुछ आधारित है, और याद करते चलिए थोड़ा बहुत, तो आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट जो होगा वो केमिस्ट्री होगा। मैथ और फिजिक्स से सबसे आसान होगा क्या, केमिस्ट्री। बशर्ते कि आप क्लास रोज आइए, रोज समझिए, चीजों को समझ के तब याद कीजिए, जल्दी याद होगा, और बहुत कम याद करके भी आप अच्छा एग्जाम कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उस तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपका। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। धन्यवाद।